नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं मुकेश सागर जी, गीतकार मुकेश सागर जी। मुकेश सागर एक भारतीय गीतकार हैं जिनका जन्म 17 अगस्त 1988 को राजस्थान के टोंक जिले में हुआ था। गीतकार मुकेश सागर के पिताजी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं एवं उनकी माताजी गृहिणी हैं। मुकेश सागर को बचपन से ही गीत, गजल, कविताएं लिखने का शौक है। आपका साहित्यिक नाम सागर इन्होंने बॉलीवुड की सुपर हिट फिल्म साजन से संजय दत्त से के किरदार से प्रभावित होकर रखा। मुकेश सागर के साहित्यिक गुरु का नाम बेखबर है, जो कि बहुत ही बड़े सुप्रसिद्ध गीतकार हैं। उनके सानिध्य एवं मार्गदर्शन में ही उन्होंने गीत लिखना सीखा था। जल्द ही बॉलीवुड के फिल्मों में भी इनके गीत देखने को मिलेंगे, जिनमें दबंग सीरीज के लिए लिखा हुआ ग्लूकॉन डी सॉन्ग, एक चांस एवं लता मंगेशकर जी के जीवन पर आधारित गीत प्रमुख हैं। अपकमिंग फिल्म सिगरेट एवं घूंघट एक प्रथा वेब सीरीज में भी इनके गीत फिल्माए जाएंगे। इन्होंने कलाकारों हेतु एक विशाल संस्था जिसका नाम है फिल्म विकास परिषद, जिसमें अलग अलग विधाओं के हजारों कलाकार जुड़ चुके हैं। संस्था का प्रमुख उद्देश्य कलाकारों के हितों की रक्षा करना एवं उनको उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। जल्द ही वे अपने 2 एक्टिंग स्कूल मुंबई महाराष्ट्र एवं जयपुर राजस्थान में खोलने जा रहे हैं एवं राजस्थान में वे राज्य सरकार द्वारा फिल्म सिटी की स्थापना एवं राजकीय फिल्म प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने हेतु प्रयासरत हैं। तो आइए स्वागत करते हैं गीतकार मुकेश सागर जी का। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार फिर से एक बार विश्व साहित्य सेवा संस्थान की ओर से मैं अनुसया साहू आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार अनुसुईया जी। और बताइए आपका दिन कैसा रहा? मेरा ठीक रहा। आप अपने बारे में बताइए। सिंगापुर में कैसा है मौसम? मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ का। गर्मी है, जी। परंतु ठीक है, शाम तक मौसम अच्छा हो जाता है। अच्छा, उधर भी गर्मी है अभी? जी जी जी, ये तो पूरा ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो सब जगह फर्क तो पड़ेगा ही। तो चलिए हम अपने जी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले आपका जो सबसे पहला प्रश्न है, जैसा कि सागर जी आप बेसिकली राजस्थान से हैं, सो हाल ही में जी। मुंबई में रहते हैं, तो राजस्थान से मुंबई तक का सफर कैसा रहा आपका? कुछ इसके बारे में बताइए, कुछ अपने परिवार के बारे में। सबसे पहले मैं आपको और विश्व सेवा साहित्य संस्थान सिंगापुर की सारी टीम को नमस्कार कहता हूँ, प्रणाम कहता हूँ और सभी को शुभकामनाएं भी देता हूँ। जी जी। जैसा कि आपने पूछा कि मैं बेसिकली राजस्थान के टोंक जिले से हूँ जी। और वहां से निकलकर एज ए गीतकार बॉलीवुड पीआरओ हम्म। और सचिव फिल्म विकास परिषद की पोस्ट पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। जी। तो जो राजस्थान से जो सफर मुंबई तक आया है, हम्म। तो उस जर्नी के बारे में मैं आपको बताऊं। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दूं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सभी जो भी दर्शक देखेंगे उनको परिचय पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका, बताइए। जी। वैसे मेरा नाम है मुकेश कुमार बैरवा। हम्म। मेरा जो पूरा जो डॉक्यूमेंट्स में मेरा नेम है वो मुकेश कुमार बैरवा है। हम्म। और ये मुकेश कुमार बैरवा बाद में मुकेश सागर कैसे बना, हम्म। तो उस जर्नी से आपको पता चल जाएगा कि टोंक से लेके राजस्थान से लेके मुंबई तक, महाराष्ट्र तक का सफर कैसा रहा। जी। तो बेसिकली मेरे एक गुरु हैं हम्म। जिनको मतलब मैंने उनसे कोई साहित्यिक शिक्षा नहीं ली है, लेकिन वो एक राजस्थान के बहुत नामचीन राइटर है हम्म। जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। उनका जो वास्तविक जो नाम है वो है नवरतन टाक। अच्छा जी। लेकिन उन्होंने जो नवरतन टाक हम्म। लेकिन उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है वो बेखबर के नाम से बनाई है। जी। मतलब उन्होंने शादी नहीं की और वो सारी दुनिया से बेखबर होके एक रूम के अंदर अपने आप को बंद रखते थे। और उसी रूम को उन्होंने किराए पे 15 साल रखा। और उस 15 साल के अंदर उन्होंने तकरीबन 2000 से ऊपर गीत लिखे। और उनमें उनमें से ये मान के चलिए कि 1000 से 1100 गीत राजस्थान के अंदर सुपर हिट है।
बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में भी हैं जिनके अंदर भी उन्होंने गीत लिखे हैं, लेकिन वो इतनी पॉपुलर नहीं हो पाया वो गीत। तो मैं उनसे क्या है कि जब मैं कॉलेज लाइफ में पढ़ता था, तो जी। मैं उनके जहाँ वो रहते थे उसके पास में मेरा कॉलेज था। तो हम्म। पहले मैं उनके टच में आ गया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये मेरे गांव के ही, ये मेरे शहर के हैं, जी। तो मुझे मिलना चाहिए, और मुझे शुरू से इंटरेस्ट था कलाकारों से मिलने में। जी। जी। तो मैं उनके अक्सर अनुसुईया जी उनके पास आया जाया करता था, उनको देखता था, उनकी दिनचर्या देखता कि मैंने कहा यार ये व्यक्ति एक 10 बाई 12 के कमरे के अंदर बैठा बैठा ऐसा क्या करता है। और मुझे किसी के जरिए उनका साक्षात्कार हुआ था। तो हम्म। जब हमारी बेखबर जी से मुलाकात हुई, जी। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपके कौन कौन से गाने ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो हम्म। उन्होंने कुछ गाने, वहाँ उनके पास वीसीडी हुआ करती थी वो, तो वीसीडी के अंदर लगा के उन्होंने सुना है। तो फिर मैंने कहा ये गाना तो मैंने बाहर सुना हुआ है। हम्म। तो उन्होंने कुछ सीडीज मुझे दी, और मैं उनको सुनता गया, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि हम्म। मैं भी लिख सकता हूँ। हम्म। तो गीत, गजल, कविताएं ऐसे मैं लिखा करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये गीत है, गजल है, कविता है। तो हम्म। वास्तविक ज्ञान मुझे लिखने का तब हुआ जब मेरे गुरुजी से मेरा साक्षात्कार हुआ, जी। और मैं उनके गाने सुन सुन कर ही लिखना सीखा हूँ। तो उसके बाद में फिर मैं कुछ लिखा करता था, उनको बताया करता था, तो वो मुझे मोटिवेट करते थे। जी। तो इस तरह से मैंने गीत लिखना शुरू किया, मैं राजस्थानी गीत ही लिखने लगा। हम्म। मैंने कविताएं वगैरह लिखना बंद कर दिया था। हम्म। बाद मुझे जो मैं कुछ पंक्तियां लिखता था, जैसे मैंने कभी लिखी थी कि पावस की बूंदे। अच्छा। तो पहले मेरा ये सोचना था कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जब मैं बेखबर जी से नहीं मिला था। हम्म। तो तब मैंने सोचा था कि कुछ मैं ऐसी रचनाएं लिखूं जो हम्म। बाद में जाके बच्चे उनको पढ़े। जैसे मैं प्रकृति पे लिखता था, जी। या किसी ऐसे सोशल सब्जेक्ट पे या मोटिवेशनल सब्जेक्ट हाँ। पे लिखता हाँ। जो बच्चों के काम। सिलेबस में आए। हाँ, मैं ये सोचता था कि मेरा लिखा हुआ बच्चे पढ़े, मतलब। जी। तो जी। उसके बाद में वो सिनेरियो चेंज हुआ, वो चीजें मैंने पीछे छोड़ दी, और मैं एक नई दुनिया में चला गया। और मैं वहां से एक जो लिखने वाला कलाकार था, जी। जी। उसका प्रतिरूप चेंज होकर मैं गीतकार की परिभाषा में आ गया। तो अच्छा। मैंने हम्म। राजस्थान के बहुत सारे गीत लिखे। जी। उसके बाद में एक डायरेक्टर थे, महेश कुलकर्णी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है फिल्मों में मुंबई में। जी। तो उनका मेरा किसी वजह से किसी कारण मिलान हुआ, क्योंकि हम लोग फिल्मों से जुड़े हुए लोग हैं, हम्म। साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, या किसी भी फील्ड से जुड़े हुए लोग, तो कहीं ना कहीं किसी के जरिए टच में आ जाते हैं। जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो डायरेक्टर महोदय ने मुझे मुकेश खन्ना जी से मिलवाया। हम्म। वो एक बार जयपुर के अंदर आए थे, तो हम्म। उन्होंने मुझे मुकेश खन्ना जी से मुलाकात कराई। तो पहले उन्होंने उनके फोटो दिखाए कि हम्म। ये देखो मुकेश खन्ना जी को मैं जानता हूँ, ये। तो मुझे हम्म। बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो भारत का पहला सुपर हीरो है, जी। बिल्कुल। जिसको हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखा करते थे, तो भीष्म मुझे पितामह के वो नाम फोटो। से बहुत प्रसिद्ध हैं, आज भी लोग उन्हें भीष्म हाँ जी, पितामह हाँ के जी। नाम से ही जानते हैं। जी। उनकी और उनकी दो शक्तिमान। भूमिकाएं हैं। हाँ, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग आज हो गए हैं, हमारी जी। जो पीछे की जो जनरेशन थी, जी। वो उनको भीष्म पितामह के तौर पे जानती है महाभारत से। जी। और शक्तिमान तो भारत का पहला सुपर हीरो है, बच्चे भी पसंद करते हैं, बूढ़े भी, जवान सब पसंद करते बिल्कुल। हैं। तो वो महेश जी ने मुझे वो चीज दिखाई, और हम्म। वो देखने के बाद में मैंने इच्छा जाहिर की कि क्या मैं भी इनसे मिल सकता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक कोई ऑडिशन चल रहा था, वहां बुलाया, और हम्म। उन्होंने मेरा फोटो खिंचा दिया। अच्छा। अच्छा। तो उस फोटो को मैंने सब लोगों को दिखाया, तो सब लोग मुझे ये पूछा करते थे कि क्या ये वास्तव में ये कहीं एडिट करके तो नहीं बनाया हुआ है। जी। जी। तो वहां से वो प्रेरणा लगी, और फिर धीरे धीरे मैं मुकेश खन्ना जी के टच में आता गया। जी। और इस तरह से फिर जब जब आप राजस्थान से मुंबई के ही नहीं, पूरे भारत के सुपर हीरो के साथ में अटैच हो जाते हैं, जी। फिर आपकी यात्रा स्वतः ही डिसाइड हो जाती है, और वैसा ही मेरे साथ भी रहा। जी। बिल्कुल चलने लगती है और रफ्तार मिल जाती है जी। उससे। जी। हाँ, वो बहुत डीपली, बहुत बड़ी कहानी है। अगर उस पे अगर एक वेब सीरीज भी बनाएंगे, अगर उनके और मेरे मिलान के बारे में, तो वो बन सकती है। क्या बात है, क्या बात है सागर जी। बड़ा अच्छा लगा आपका आपका जो सफर है वो बहुत ही रुचिकर है। और बहुत बढ़िया, सुनकर बड़ा अच्छा लगा आपके राजस्थान से लेकर मुंबई तक के सफर को। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जैसा कि आप एक सफल गीतकार हैं, आपने बताया कि आप गीतकार की जो आपकी भूमिका रही है, कैसे आपने अपने गुरु से सीखा। तो जरा हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके कौन कौन से प्रमुख गीत हैं जो आ चुके हैं और आने वाले हैं।
देखिए, जो मैंने गीत लिखे हैं, हम्म, तो बहुत सारे ऐसे गीत भी होते हैं जो आपकी फाइल में रखे होते हैं, वो पिक्चराइज नहीं होते हैं, लेकिन बिल्कुल। फिर भी हो सकता है वो आने वाले समय में हो या फिर नहीं जी हो, तो भी वो गीत अच्छे लगते हैं। तो जी। ऐसे अगर मैं गीत लिखने की बात करूं, हम्म अगर सिर्फ फाइलिंग से लेके, रिलीज से लेके, हम्म कंपनीज को देने से, एल्बम से लेके, तो अगर एवरेज हम उसको काउंट करते हैं तो 1500 से ज्यादा गीत मैंने लिखे हैं। हम्म लेकिन जिनका फिल्मांकन हुआ है, हम्म। तो फिल्मांकन के अंदर ये मान के चलिए कि 100 प्लस, मतलब 150 प्लस ऐसे गीत हैं जी। जो कि पिक्चराइज हुए हैं डिफरेंट कंपनीज में, और मोस्टली राजस्थानी है उनमें। अच्छा। जिनके अंदर है तो एक राजस्थान की बहुत सुप्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका है जो बॉलीवुड में काम करती हैं, जी और उन्होंने बालिका वधू का टाइटल सॉन्ग गाया है, जिनका नाम रेखा राव जी है। जी जी। तो रेखा राव जी ने मेरे बहुत सारे गाने गाए हैं, जिनमें मिस अच्छा कॉल मारे थे, एक अच्छा। गाना है, अच्छा। एक बनड़ी है, हाँ हाँ। उसके अलावा शिवजी बड़ा मतवाला, जी। और कोरोना महामारी के दौर में एक मेरा गाना आया था, आगे कोरोना महामारी रे। तो हम्म। ऐसे बहुत सारे गाने हैं, जलेबी, विस्की, इस तरह जी। के डिफरेंट सब्जेक्ट पे मोस्टली आइटम सॉन्ग में लिखता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत से राजस्थान के गीत भी हैं, और हिंदी गीत हैं। तो हिंदी गीत में अभी लेटेस्ट तो मेरा लता मंगेशकर जी, जो हमारी भारत की सुर साम्राज्ञी थी, भारत रत्न, जी जी, उनसे मैं बड़ा प्रेरित था। मतलब उनकी आवाज से मैं ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व प्रेरित है, ये मान के चलिए कि वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है संगीत की दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक दिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि जिस जिस तरह से एक गाना आया था कि फनकार तुस्सा ना तेरे बाद आया, हम्म मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। हम्म, तो उन तो वो अमिताभ बच्चन जी पे पिक्चराइज किया हुआ था, और जी मुझे लगा यार ऐसा कोई मोटिवेशनल गाना लता मंगेशकर जी के बारे में लिखा जाए जो वास्तव में बहुत उनकी छवि को दिखाता हुआ हो, बहुत शालीन भी हो, जी और अगर उन पे फिल्माया जाता है या उनके लिए रिकॉर्ड किया जाता है, जी। तो हर आदमी की जुबान पे सुना जाए, और एवरग्रीन सॉन्ग वो कहलाए, जिसे हम सदाबहार गाने कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। उस गाने को मैंने लिखा था, तो उसकी दो तीन लाइन में आपको बता देता हूँ जी बताइए। कि गीतों और गानों में ना तुम सा लता जी, इस सारे जमाने में ना तुम सा लता जी, क्यों चल दिए छोड़कर इस जहां को अकेला, बस रह गया हमारे हमारी यादों में, सॉरी, बस रह गया दिलों में हमारे यादों का मेला, जी। अब रो रो कर पूछते हैं सब तेरा पता जी, गीतों और गानों में ना तुम सा लता जी। क्या तो बात। ये गाना कंपोज हो गया है, और अब इसका हम लोग कोशिश करें कि अच्छे शालीन सिंगर जो जुबिन नौटियाल, मेरा जो मैं सोचता हूँ कि ये गाना जुबिन नौटियाल साहब गाए, क्योंकि जी उनकी आवाज आपको पता है, तो उस गाने को मैच करती है मेरे अकॉर्डिंग। जी वो है। उसके अलावा दबंग 3 में मेरा नॉमिनेशन में एक गाना रहा था, तो मैं हम्म, चाहता हूँ कि दबंग 4 अभी आ रही है, अभी उसका सारा शेड्यूल बन चुका है, जी तो उसके लिए मेरा गाना जा रहा है। जी। ना अब झंडू वाम ना ही फेविकोल, बलमा तू क्या चाहे मुझको अब तो बोल, बॉलीवुड की दुनिया में मेरी एंट्री हो गई, और ग्लूकॉन डी की दीवानी सारी कंट्री हो गई। क्या बात हम है। इसमें ना तो फेविकोल ले रहे हैं, ना झंडू बाम ले रहे हैं, हम जी इसमें ग्लूकॉन डी को ले रहे हैं। तो अगर फेविकोल, झंडू बाम जी जी दोनों अगर मान जाते हैं ग्लूकॉन डी की बात, तो ये गाना आपके सामने जी दबंग 4 के अंदर मिलेगा। जी जी। उसके अलावा बप्पी लहरी साहब का निधन हो गया, अच्छा। तो हाँ जी। एक गाना मैंने लिखा था नई जनरेशन को देख के। तो हम्म। ये गाना मैं तब बप्पी लहरी जी से गवाना चाहता था, अच्छा। मतलब उनसे गवाना चाहता था, या उनसे संगीतबद्ध कराना चाहता था। हम्म। वैसे इस गाने की जो वॉइस जो मैच करती है वो मीका सिंह से करती है, तो हम जी। चाह रहे थे कि मीका इसमें आवाज दे, या हम्म। फिर बप्पी जी दे, या संगीत बप्पी जी दे। जी। तो वो सोच के मैं कर रहा था कि मैं किस तरह से उनसे कनेक्ट हूँ, और ये गाना एक अच्छी फिल्म में आए। हम्म। जैसे एक समय आया था, हिमेश रेशमिया जी आए थे तब, जी जी कि झलक दिखला जा, बच्चा बच्चा गली के अंदर झलक दिखला जा करता था। जी जी। तो मैं चाहता था कि एक साइकिल पे जाता हुआ बच्चा, एक स्कूटर पे जाता हुआ आदमी, या हम्म कार के अंदर कोई जा रहा है, तो ये गाना बजे। हम्म और उस गाने के बोल कुछ ऐसे थे कि डीजे की इस महफिल में गाने लाखों बजते हैं, हम्म। पर बप्पीदा के चाहने वाले तो उलाला ही करते हैं, चिकनी अच्छा। चिकनी बाहों में अलग मजा है जब पीदा, म्यूजिक सुन ले बप्पीदा, एक हम्म, चांद सा पप्पीदा। क्या बात है क्या। तो इसका टाइटल ये हो गया कि म्यूजिक सुन ले बप्पीदा, एक चांद से पप्पीदा। जी जी। जैसी जनरेशन होती है वैसे लिखना पड़ता है, आपको पता है। अगर हम बिल्कुल। आज आज उस तरह के गाने लिखेंगे
जो पहले सिनेरियो में चलते तो वो उसको इससे सुनना नहीं संबंधित पसंद सवाल करते। मेरे जहन में आ रहा था कि जिस तरह से आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान में फोक गीत चलते हैं। फोक गीत जी मतलब ऐसे होते हैं कि जो संस्कृति से बिलोंग करते हैं, जो हमारी एक जी पर्टिकुलर एक राज्य होता है, उसका उसकी संस्कृति दिखाते हैं वो गाने। और जो ब्याह से रिलेटेड होते हैं, आप जो हमारे संस्कार हैं, उनके जो जीवन में जितने भी संस्कार आते हैं उनसे संबंधित होते हैं। तो बॉलीवुड में संस्कारों की कमी हो रही है, या इस तरह की जो गाने लिखे जाते हैं जैसे कि आपको लगता है कि पसंद कर रही है पब्लिक, तो आप हम इस तरह के गाने बनाते हैं कि ठीक है पब्लिक पसंद कर रही है, तो क्या हमें इस पर थोड़ा जोर देना चाहिए कि हम हमें उस तरह के गाने बनाने चाहिए कि हमारी संस्कृति जीवित रहे और बच्चे जो सीखें वो मतलब फोक थोड़ा सा हमारे बॉलीवुड में भी आना चाहिए। हाँ, वो बात आप ठीक कह रहे हैं, उस पे भी मैं आपको कुछ चीज अपनी तरफ से बोलना चाह रहा हूँ। जी। एक्चुअली हमारी मैं एक दीदी बोलता हूँ उनको, और हम्म। उनको राजस्थान की लता मंगेशकर कहते हैं। जी जी तो उन्होंने 3,500 से ज्यादा सुपरहिट गीत गाए हैं। जी। और एक ही कंपनी में वो कई वर्षों तक टी सीरीज के अंदर वो रही है, मतलब टी जी। सीरीज में भी रही है। उसके अलावा वीणा किसी पे टी सीरीज की तरह फेमस ब्रांड है राजस्थान का। हम्म। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉपुलर गाने गाए हैं। उनका नाम हमने अभी पद्मश्री के लिए भेजा था, पद्मश्री पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार को भेजा था प्रस्ताव, कि जी इन्होंने कला संस्कृति को संजोने के लिए उन्होंने एक भी अश्लील गाना नहीं गाया है। जी और राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, कला संस्कृति को जी दर्शाने के लिए, जी। दर्शाने के लिए और हम्म। उसके संरक्षण के रूप में एक तरह से संगीत का जितना योगदान हो सकता है वो उन्होंने दिया है गीतों के बिल्कुल। माध्यम से। जी जी तो उसका पूरा फॉर्मेट तैयार करके मैंने ही उनसे कहा था कि आपको पद्मश्री मिलना चाहिए। जी। तो वो प्रस्ताव हमने केंद्र सरकार को भेजा। तो हम्म। अभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो उनका नाम नहीं आया। अच्छा अच्छा। हाँ, उसका कारण देखो आप, कंगना राणावत जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया लोक कला संस्कृति को बचाने का, उनको पद्मश्री मिल गया। अदनान सामी साहब पाकिस्तानी गायक है, उन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया जो उनको पद्मश्री मिल गया। तो एक्चुअली क्या है कि जब कलाकार का मनोबल टूट जाता है ना, तो हम्म। फिर वो आगे बढ़ नहीं पाता उस तरह से। उसकी कला का सम्मान अगर सरकार नहीं करती है तो नहीं, वो उस सरकार तरह को से इस आगे बात नहीं पर बढ़। ध्यान देना चाहिए, और मुझे ऐसे और लगता है कि हम हम्म। दूसरी चीज जो आपका सवाल था, तो एक्चुअली क्या है, लोक कला में क्या है कि उनको लोगों को रोज रोजगार मिलता नहीं है। फिल्मों जी में तो आपको पता है, एक ही फिल्म की शूटिंग 2-2 साल 3-3 साल मिल रही, तो उनको तो अगर डेली वेजेस पे भी काम मिल रहा है तो उनका जीवन यापन हो रहा है। जी जी। अब लोक कलाकार मान लो कोई लाइव शो आज कर रहा है, आज उसको 2 महीने बाद कोई शो मिल रहा है, हम्म। तो फिर उसकी, क्योंकि वो किसी से भीख तो मांग नहीं सकता, उधार नहीं ले सकता, क्योंकि बिल्कुल। कलाकार है, बड़ा सम्मान है, उसका भी आत्मसम्मान है। तो इस आत्मसम्मान। तरह से उनका मनोबल टूट जाता है और इसी वजह से लोक कला ज्यादा प्रमोट नहीं हो पाती है। हम्म। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता करते है हैं कि जो भी। सरकार को इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि लोग जो हमारे लोक गीत हैं उन्हें इतना जी प्रमोशन मिलना चाहिए, इतना मतलब मोटिवेशन मिलना चाहिए कि वो आगे आए, क्योंकि वे हमारे संस्कृति की धरोहर हैं और हमें जी उन्हें बचा के रखना है, और ये हमारा कर्तव्य है। जिस प्रकार हम अपनी भाषा बचा रहे हैं, तो जैसे अभी आजकल चल रहा है कि वेब सीरीज में बहुत सारी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो लोग पूरे विश्व में इस तरह से देखा जाता है कि अच्छा हिंदी भाषा में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो हिंदी भाषा ही कहीं ना कहीं गिरी हुई होगी। तो आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में? आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि जो डायरेक्टर्स हैं जब वेब सीरीज बनाते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा पूरे विश्व में फैल रही है, और हम इसमें अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारी भाषा को डिग्रेड करता है। वो भी है अनुसुईया जी। एक्चुअली क्या है कि एक एक जमाना था जब ओटीटी का जमाना नहीं था और सिर्फ एक सिनेमा तक सीमित था। तब जी तक थोड़ी सी बंदिशें थी, कुछ सिलेक्टेड ऑडियंस ही उसको देखने जाते थे। बच्चे तो वैसे ही अलाउड नहीं होते हैं किसी भी, मतलब इस तरह की कोई बी ग्रेड की कोई फिल्म हो जिसपे सर्टिफिकेट उस तरह का हो। हम्म। तो अब क्या हुआ कि आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, परिवार के अंदर मोबाइल है। हम्म। तो वो फिल्में भी वहां आती है। उसके अलावा कई ऐसे कंटेंट है फिल्मों के लिए, तो चलो आपको सेंसर बोर्ड जाना पड़ता है। जी तो जी अगर उनको कुछ कुछ आपत्तिजनक लगता है तो वो वैसे कट कर देते हैं, अप्रूवल नहीं देते हैं, जी जी या फिर उसकी कैटेगरी चेंज कर देते हैं। जी तो वो जी। चीज बच्चों तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन ओटीटी पे पता है, यूट्यूब वगैरह पे आप देखो, फेसबुक वगैरह पे भी ऐसे वीडियोज आ रहे हैं। तो हम्म। वो क्या होता है कि यार रील्स वगैरह देखते हैं, बहुत सारे वीडियोज स्किप करते रहते हैं। स्किप जैसे ही करेंगे तो क्या पता कौन सा कंटेंट तब बच्चों के सामने आ जाए। तो लेकिन इस तो पर उसका थोड़ा सा प्रतिबंध होना चाहिए, कंट्रोल। प्रतिबंध होना चाहिए। इसके लिए भी कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई चैनल को अगर कोई चला रहा है तो उसकी बिल्कुल। पूरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए तरीके से।
जी बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह से आपने इस चीज़ का हमें उत्तर दिया है मुकेश जी। तो अब मैं आपसे जी अपना चौथा प्रश्न पूछने जा रही हूँ कि जैसा कि वर्तमान का समय बदल रहा है और गानों के अंदाज़ भी बदल रहे हैं, अल्फ़ाज़ भी। तो शायद हमने इस बारे में डिस्कशन अभी कर चुके हैं। तो थोड़ा-सा ये बताइए हमें कि पुराने गाने और नए गानों के बीच जो अंतर आया है, उस बारे में आपका क्या ख़्याल है, क्या विचार है? अब इसको तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ जी, कि पुराने जो गाने होते थे वो आंखें बंद करके इमेजिनेशन करके लिखे जाते थे कि जी। पर्वत के पीछे गांव के पीछे पर्वत के नीचे, खुद के या जी, जी, और ख़्यालों में जैसे आपको लिखू कि इमेजिनेशन करके लिखी ख्यालों में, जाती है। हाँ, लिखे जो खत तुझे, तो उसको हम मेलोडी बोलते हैं, उससे एक मैसेज मिलता था। जी, जी, और अब आज मैं खुद ही लिख रहा हूँ कि म्यूजिक सुन ले बप्पीदा एक चांद से पप्पीदा, तो उसके मीनिंग नहीं चाहिए आदमी को, बस मजा आना चाहिए, नाचना चाहिए, झूमना चाहिए, बीट आनी चाहिए उसके अंदर। मतलब तो एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। हाँ, अगर आज मैं लिखे जो खत तुझे अगर मैं लिखूंगा तो उसको कोई नहीं सुनेगा। दूसरी चीज, क्योंकि अगर मैं आजकल ये खत लिखे ही नहीं जाते हैं, आजकल तो मैसेजेस भेजे जाते हैं, खत, हाँ, मोबाइल के बिल्कुल सही बात ज़माना है। बदल गया है, बिल्कुल। तो तो जिस तरह जैसे से जैसे टेक्नोलॉजी बदली है तो गानों के परिवेश भी चेंज हुए हैं, जी, जी, और फिर राइटर्स ने भी उस तरह से अपने आप को ढाल लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ये चीज़ें बदलती रहती हैं और उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो फ़िल्मों में गीत और कवि सम्मेलनों में गाए जाने वाले गीतों में आपके हिसाब से क्या अंतर है? देखिए, आपने अब तक जितने भी सवाल पूछे ना, उनमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि जी। इन दिनों में पिछले 2 साल से पिछले 2 साल, हाँ, 2 ढाई साल हो गए। हुँ, ढाई हुँ। साल से मैं कवि सम्मेलन से जुड़े हुए लोगों से कनेक्ट हुआ हूँ। जी, जी, उससे पहले मैंने मेरे जीवन में बचपन में एक लाइव कवि सम्मेलन सुना था। जी। जब मैं शायद 8th या 9th क्लास में, तब मैंने लाइव कवि सम्मेलन सुना था। उसके बाद में मैंने कोई आज दिन तक लाइव कवि सम्मेलन नहीं सुना है। अच्छा, तो तो आपने ये खुद भाग नहीं लिया या आप मतलब चाह नहीं रहे थे कि आपको जाना चाहिए? नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसा मौका भी नहीं मिला। और फिर वो दूसरी यात्रा प्रारंभ हो गई थी ना, हुँ। गीतकार वाली। जी, जी। तो कवि सम्मेलन के बारे में इतना समझते भी नहीं थे, तब यही समझते थे भाई कुमार विश्वास का मतलब ही कवि कवि सम्मेलन है। हाँ, कविताएँ जो भी मतलब एक दो कुमार नाम विश्वास जी। हाँ, जी, जो भी एक दो नाम पॉपुलर थे, तो वो यही समझते थे भाई कवि सम्मेलन का मतलब यही है। जी, अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है और डिजिटल मीडिया बढ़ा है, तो उससे हम लोग ये सीखने लगे हैं। अब 2.5 साल से तो इंटरेस्ट लेके मैं भी कवि सम्मेलन के लोगों से जुड़ा हूँ, अच्छा। और मेरे साथ बहुत बहुत सारे साहित्य के लोग जुड़े हुए हैं। जी, जी। तो बेसिकली जो आपने सवाल किया, हुँ, उसमें बस मैं शॉर्ट में यही अंतर बताना चाहूंगा हुँ, कि कवि सम्मेलन जैसे कवि सम्मेलन के जो गीत होते हैं, हुँ, हुँ, कोई भी कवि कवियत्री अगर हुँ, गीत लिखता है, हुँ। तो वो क्या है कि उसको लाइव रिप्रेजेंट करता है या खुद की आवाज में रिप्रेजेंट करता है। जी, जी, आज ये मानिए कि हमारे एक बहुत सीनियर बॉलीवुड के अंदर राइटर हैं, सुधाकर शर्मा जी हैं। जी, आपको उनका नाम नहीं पता है, लेकिन जी, जी, उन्होंने गीत लिखा कि ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। जी। तो अगर वो गाएंगे खुद, हुँ, तो पहली बात तो वो गाना फीमेल है, नंबर वन। बिल्कुल, बिल्कुल। ओढ़ली चुनरिया, चुनरिया तो तेरे नाम की तो लड़की ओढ़ेगी ना। हुँ, अब वो लिखा मेल ने है। हुँ, अब अगर उसको वो गाएंगे तो वो उतना पॉपुलर, अगर वो मान लो मेल वॉइस में भी होता, मान लो उसका वो गाना अगर फीमेल में नहीं हो कि मेल पे भी होता, हुँ, हुँ, तब भी वो उतना प्रभाव ऑडियंस पे नहीं छोड़ पाता। हुँ, तो हुँ। अब आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि आज मान लो कि जैसे कुमार विश्वास साहब तो गा भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, जी, लेकिन हर आदमी के अंदर वो हुनर नहीं होता है। तो अब कवि सम्मेलनों में क्या होता है, खुद को ही लिखना पड़ता है, खुद को ही पढ़ना पड़ता है, खुद को ही गाना पड़ता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे शैलेश लोढ़ा जी एक कार्यक्रम चलाते हैं जिस एमआरओ टीवी पे, वाह जी, भाई वाह। जी, जी, वाह अब भाई! वहां पे वो 3-4 कवियों को बुलाते हैं और डेली टेलीकास्ट होता है। जी, अगर अगर उस मान लो आज मैंने कोई गीत लिखा, हुँ, मैं शैलेश लोढ़ा जी को अप्रोच करता हूँ। हुँ, अब मैंने वो गीत लिखा है जुबिन नौटियाल साहब के लिए। जी, तो अगर मैं उसको गाऊंगा, उनकी वॉइस को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है, हुँ, हुँ। तो पहली बात तो मेरी आवाज भी इतनी अच्छी नहीं है, और एक राइटर सिंगर हो ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल बहुत कम सही। लोग होते हैं जो राइटर सिंगर भी होते हैं। जी, तो जी, कवि सम्मेलन में ये रहता है कि कवियों को खुद ही प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है उसकी। जी, जी। और वहाँ वो लाइव माइक पे प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। यहाँ तो क्या है, गाना लिखा भी जाता है, उसके बाद कंपोजिशन होता है,
उसके यहाँ बाद में ज्यादा सोर्सेज मिल जाते हैं उनको, अप्रोच बहुत जी ज्यादा बढ़ जाता है कवि सम्मेलन। लेकिन ये वही है कि जिसका जिस पर शौक हो, मतलब जो कवि हैं वही जानते हैं कि इसका आनंद क्या होता है। कि और जो जी सुनने वाले और जो श्रोता होते हैं, हर कोई नहीं सुन पाता, उनकी ऑडियंस अलग होती है। कविता सुनने वालों की जो ऑडियंस है वो अलग होती है, वो जी उसी ऑडियंस अलग होती है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाह रहा हूँ जी जी। कि ये क्या होता है कि कवि कुल के जो लोग हैं ना, हम्म ये समझते हैं साहब फिल्म में तो बहुत बहुत बड़ी चीज होती है और हम वहां नहीं पहुंच सकते। मैं ये हम्म। कहता हूँ कि गोपाल दास नीरज साहब भी कवि थे, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने लिखे हैं। जी तो जब वो लिख सकते हैं, मनोज मुंतजिर साहब कवि थे, जी तो जब वो इतने सुपरहिट गीतकार बन सकते हैं, जी। तो सबको उस तरफ, जब उसके बारे में हम वो सोचेंगे ही नहीं कि कुछ हम वहां तक जा सकते हैं। उनको बिल्कुल। कई बार तो क्या होता है कि उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। सही बात है, सही बात हाँ, यहाँ तक कि मैंने तो बहुत बड़े बड़े कवि कवियत्रियों के टच में मैं रहा, है। तो उनको जर्नी नहीं पता कि हम वहाँ कैसे पहुंचे। जी जी। जब भी मैं दो चार लोगों से मिला, लाइव हम्म मिला था उनसे, किसी फिल्म फेस्टिवल में मैंने बुलाया था उनको। हम्म। तो उन्होंने जैसे ही मैं मिला, उनको पता चला कि साहब मैं फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और ऐसे मुकेश खन्ना जी से जुड़ा हुआ हूँ। हम्म। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि क्या मैं भी कवि सम्मेलन में, वो कपिल शो में जा सकती हूँ या जी जा सकता हूँ। जी जी। हम्म। मतलब उनको पता ही नहीं कि किस तरह से जाता है, कौन रास्ता जाता है, पता या हम नहीं वहां तक होता है कैसे कि जाते हैं। जी बिल्कुल। तो वही है कि उन्हें प्लेटफॉर्म सोच की। रखनी चाहिए, और ये एक कला है, कविताएं लिखना एक कला है, और कला के क्षेत्र में इसका हमेशा स्वागत रहा है। जिन्होंने पहुंचना जी चाहा, जिन्होंने चाहा कि हम वहां तक पहुंचे, वो पहुंचे भी हैं। तो वे बिल्कुल। उनके लिए मार्गदर्शक हैं जो पहुंचे हैं। जैसे मनोज मुंतशिर जी का नाम लिया आपने, कुमार विश्वास जी का नाम लिया, और अभी बहुत अच्छे लेखक जो हैं दुबे जी, उनका अभी उनकी किरण पीएस, बेदी जी। जी हाँ, उनकी जो मूवी अभी आ रही है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि उन्हें चांस नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो आप अपनी सोच वहां तक बढ़ाएं, और मैनिफेस्टिंग जरूर पूरी होती है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन पेशेंस रखते हुए अगर आप बढ़ते और हैं आगे, उसका तो मौका जरूर। उसका एक छोटा सा उसका एक छोटा सा समाधान हमने भी निकाला है कि ये लोग वहां तक कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जी जी और बहुत सारे ऐसे छोटे कवि भी हैं जो वहां तक सोच ही नहीं पाते, उनको तो कवि सम्मेलन ही नहीं मिल पा रहे हैं। जी क्योंकि जी। क्या है कि कवि सम्मेलन के मंचों पे भी बहुत सारे लोगों की मोनोपोली हो गई है। तो जिस तरह से वो हर एक फील्ड में होता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है कि उसके लिए हमने क्या है कि एक फिल्म विकास परिषद का एक गठन किया है, जी जी, मैं उससे जिसमें सभी। संबंधित आपसे सवाल पूछने ही वाली थी अभी कि जी जी जी, कि आपने फिल्म विकास परिषद का गठन किया है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी हमारे दर्शकों को बताया है। तो आखिर ये फिल्म जी। विकास परिषद क्या है, और कलाकारों के लिए ये क्या चीज है? एक्चुअली फिल्म विकास परिषद जो आज बनाया है हमने, जी ये 2020 इन बिटवीन कोविड का जो दौर चल रहा था, जी उस दौर के अंदर हमने इसको फिल्म उद्योग एवं व्यापार संघ राजस्थान का नाम दिया था। जी। क्योंकि बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, और राजस्थान प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कला संस्कृति, अ, झीलें, किले, हम्म जहाँ लोग फिल्म शूट करने आना चाहते हैं। हम्म। लेकिन राजस्थान के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम रही कि मतलब इतना कला संस्कृति से प्रदेश होते हुए भी वहाँ पे फिल्म सिटी नहीं बनी है। जी जबकि बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने फिल्म सिटी का निर्माण किया है, जिसमें आप उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में तो योगी महाराज है, उनका तो कहीं ना कहीं फिल्मों से लिंक भी नहीं है। जी फिर जी भी 6,500 करोड़ की लागत से ग्रेटर नोएडा में एक विश्व स्तरीय वो फिल्म सिटी बना रहे हैं। जी जी। तो हम लोगों ने सोचा है कि राजस्थान में सिर्फ फिल्म सिटी की बातें हो रही है, 17-18 साल से सरकारें बदलती है, जमीन देखती है, हम्म और कुछ काम होता नहीं है। तो उसके लिए हमने एक कलाकारों का एक संघर्ष करने के लिए, मतलब कलाकारों को जोड़ के एक संघर्ष करने के लिए एक संगठन बनाया था, जिसको फिल्म उद्योग एवं व्यापार संघ राजस्थान का नाम दिया था। जी जी। बाद में इसमें बहुत सारे कलाकार हमारे साथ में जुड़े, हम्म राजस्थान के। हम्म। मोस्टली राजस्थान के कलाकारों को इसमें जोड़ा था, क्योंकि मुद्दा राजस्थान का था। जी जी। लेकिन और बाद में मतलब वो अपने अपना रोजगार वहां तक वो पहुंच सके, और उनके साथ न्याय हो सके, रोजगार उन्हें मिल सके। पर्टिकुलर पर्टिकुलर राजस्थान की बात की। जी लेकिन जब जब हमने उस पर एनालिसिस किया कि ये समस्या यहाँ राजस्थान के अलावा भी बहुत सारे प्रदेश के अंदर है, जी तो वहाँ करने के लिए, वहाँ जैसे हर जगह तो फिल्म सिटी बनी नहीं है। जी जैसे महाराष्ट्र में है, हैदराबाद में है, सब जगह है, लेकिन सब राज्यों में नहीं है। जी तो जी। मैंने सोचा कि क्यों न सारे, मतलब जितने भी प्रदेश है, उनके हम्म। कलाकारों को एक मंच पे लाया जाए जी और उनकी समस्याओं का निराकरण करें, वहाँ फिल्म विकास
परिषद जो एक सरकार बनाती है, हर स्टेट का सरकार भी एक काउंसिल बनाती है। जी बिल्कुल। तो जहाँ काउंसिल नहीं बनी है वहाँ हम हमारे स्तर पे काउंसिल बनवाए हैं। हम्म। तो ये तो हो गई हमारी प्राइवेट फर्म फिल्म विकास परिषद। जी। वैसे ही उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश बना हुआ है। हम्म। उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद उत्तराखंड बना जी हुआ है। जी लेकिन बहुत सारे राज्यों में नहीं बना है। जी तो जी। हम चाहते हैं कि हमारे इस प्राइवेट जो हमारी संस्था है, इसके हम्म माध्यम से हम प्रत्येक राज्य के अंदर फिल्म विकास परिषद बनवाएं सरकार से। हम्म और उसमें तो जिस कलाकार को जिम्मेदारी दी जाती है, जो भी चेयरमैन बनता है या हम्म। अध्यक्ष बनता है, तो उसको राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। जी अभी उत्तर प्रदेश में राजू श्रीवास्तव साहब, जिनका निधन हो गया, जी कॉमेडियन, जी। उनको फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश का सरकार ने अध्यक्ष नियुक्त किया था। अच्छा तो उनको बहुत कम लोगों को पता है कि उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा सरकार ने दिया था। अच्छा अच्छा। तो अच्छा। हम चाहते हैं कि हर स्टेट के अंदर उस तरह की विकास परिषद बने हमारे जरिए। हम्म और बहुत सारे कलाकारों की बहुत सारी समस्याएं हैं। हम्म जैसे अभी जैसे अपना ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, हम्म। उससे कुछ देर पहले ही आप म्यूट हो गए हैं। हाँ। एक मैडम है कवित्री, उनसे बात हो रही थी। हम्म। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में है। जी। तो उनसे बात हो रही थी, तो वो बोली सर मैं जैसे मैं मान लो मैं कहीं पे भी अपने गीत भेजती हूँ, अगर वो कॉपी मान लो हम्म कॉपीराइट कर लिए जाते हैं हम्म या कुछ ऐसा हो जाता है, मान लो कोई चुरा ले उनको, हम्म तो मैंने कहा पहले बात तो आप पुलिस में हो, आपको डरने की जरूरत ही नहीं, आप सारी प्रक्रिया जानते हो। हम्म। तो लेकिन उन्होंने मेरे से कहा नहीं सर, मैं जिसको भी पहले गीत भेजूंगी पहले उससे उसका आधार कार्ड मांगूंगी। हम्म। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, इसके बहुत सारे ऐसे वो रहते हैं कि आप बहुत सारे इसके अंदर उपाय है कि आप अपने गीत या अपनी रचनाओं को आप कॉपीराइट कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे क्लेम कि आप करवा सकते हैं आप उनको, और आप अपने नाम से उसे यूट्यूब में डाल दीजिए, सोशल मीडिया में डाल दीजिए, तो सोशल वो मीडिया में डाल दीजिए या सेल्फ ईमेल कर लीजिए या किसी संस्था के आप मेंबर बन जाइए। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जिससे आप अपनी रचनाओं को कॉपीराइट कर सकते हैं, तो बहुत लोगों को पता नहीं है ये बारे में। तो मैं जी। आपसे अब एक लास्ट ये जानना चाहूंगी कि गीतकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप, जो हमारे अभी आए नए गीत गीतकार आ रहे हैं। जी। गीतकारों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे गीत लिखे, और आपके जो दूसरे भाई हैं जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, कवि सम्मेलन से जुड़े हुए हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है और जी जिनको मिल गया है, जो जिनका नाम हो गया है, वो तो जो गुमनाम है उनको लेके आए, और जो गुमनाम है वो जिनका नाम हो गया उनसे जुड़े, तो एक दूसरे का सहयोग करे और अच्छे गीत लिखे, जिससे कला संस्कृति को बढ़ावा मिले। बिल्कुल। और अपने देश के जो भविष्य हैं बच्चे, उनको भी सीखने को मिले, क्योंकि ठीक शक्तिमान तो आपको पता है बच्चों को अच्छी सीख ही देता है। तो मैं भी शक्तिमान का दूत होते हुए ये है। कहना चाहता हूँ कि कुछ अच्छा करें, अच्छा लिखें। और साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य से आपको पता है कि एक तलवार की ताकत उतनी नहीं होती जितनी कलम में होती है। बिल्कुल तो आप बिल्कुल कलम सही। के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और हिंदी भाषा का भी मतलब मान रखें, जो भी गाने लिखें, जो भी कहानी लिखें, उसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। ये तो मैं अपनी तरफ से संदेश देना चाहती हूँ सभी को, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। तो उनसे बहुत हाथ जोड़कर विनती है कि वो जब भी अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कहानियों में, तो उसका मान रखें। उसमें कोई भी इस तरह की भाषा, क्योंकि अभी हम उर्दू ड्रामे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उर्दू में कहीं पर भी उस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल की जाती है, वो अपनी पूरी संस्कृति दिखाते हैं। आप बच्चों के साथ बैठकर उसे देख सकते हैं, इमोशंस दिखाते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी हिंदी भाषा में इस तरह की चीजें दिखाई जाएं, जो हमारे बच्चे, जब भी हमें ये डर ना हो कि बच्चे कुछ गलत सीख रहे हैं। और जैसे मातृभाषा का मतलब, भाषा में मातृ जुड़ा हुआ है, तो जहाँ माँ हो गई, एक तरह से हमारी माँ हो गई, तो जी। माँ का तो तो कैसे फर्ज अदा माँ का करना चाहिए, सम्मान वो रखना हमारे चाहिए, साहित्यकार भाषा को का अच्छे से सम्मान पता होना रखना चाहिए। चाहिए। जी मुकेश जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा महसूस हुआ, और हमें ऐसे लगा कि हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे, और बहुत सारा ज्ञान लिया होगा कि किस तरह से हमें अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए। और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो हमें बीच बीच में आपकी जो मोटिवेशन वाली बातें थी वो भी हमें समझ आ रही थी। और गीत से संबंधित आपने जितनी भी चीजें बताई हमें, हमें ज्ञान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद। आपसे फिर से मिलते रहेंगे। हमारे एक प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अनुसुया जी, और आपके विश्व साहित्य सेवा परिवार का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, स्पेशली आपका। जी थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद जी। धन्यवाद।